Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मोस्टली बैंक एग्जाम्स में जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसके जो क्वेश्चंस है वो 5 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आइए जानते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो इसके प्रिंसिपल हैं उसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। इसके 2 प्रिंसिपल हैं, पहला है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग है। तो पहला है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इफ वन एक्शन कैन बी डन इन x डिफरेंट वेज एंड अनदर एक्शन कैन बी डन in y different ways independent of first one, then either of the two action can be done in x plus y way। यानी कि अगर कोई एक्शन n डिफरेंट वे से की जा सकती है और दूसरा कोई एक्शन y डिफरेंट वे से की जा सकती है और जो एक्शंस है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तब हम दोनों एक्शंस को एक साथ करेंगे x प्लस वाई वे से। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल की 5 डिफरेंट कलर हैं हमारे पास। ठीक है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। अगर क्वेश्चन है हमारे पास इन 5 कलर में से अगर हमें एक कलर सिलेक्ट करना हो तो हमें उस कलर को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं। ऑब्वियस है कि 5 डिफरेंट कलर है तो 5 वेज होंगे, है ना। तो इसको सिलेक्ट करने के 5 वेज हैं और हमारे पास 7 डिफरेंट फ्लैग है, F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड F7। अगर हमें इन 7 डिफरेंट फ्लैग में से कोई एक फ्लैग सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास उस 7 में से एक को सिलेक्ट करने के कितने वेज है। ऑब्वियस है कि हम उन 7 वेज से एक फ्लैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन 7 फ्लैग में से एक फ्लैग को सिलेक्ट करने के वेज हैं 7 वेज। तो क्लियर है कि अगर हमारे पास एक एक्शन है, सपोज हमारे पास यहाँ एग्जांपल था कि 5 डिफरेंट कलर है। ठीक है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। अगर उनमें से हमें एक कलर को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास उसको सिलेक्ट करने के 5 डिफरेंट वेज हैं। ऐसे ही अगर हमें 7 फ्लैग में से किसी एक फ्लैग को सिलेक्ट करना हो तो उस एक फ्लैग को सिलेक्ट करने के भी हमारे पास 7 वेज है। लेकिन अगर हमें कलर और फ्लैग दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास आइदर अ कलर और अ फ्लैग। तो क्लियर है कि अगर हमारे पास 2 एक्शन को एक साथ सिलेक्ट करना हो या एक साथ 2 एक्शन करने हो तो हम कितने वे से कर सकते हैं, x प्लस वाई वे से। तो x प्लस वाई यानी कि 5 वेज प्लस 7 वेज। ठीक है, तो 5 वेज प्लस 7 वेज इज इक्वल टू 12 वेज। यानी कि अगर हमें 5 डिफरेंट कलर और 7 डिफरेंट फ्लैग को सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास उनको सिलेक्ट करने के 12 वेज हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस एरिया के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर कि ये जो दोनों एक्शन है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर हमें कलर्स को सिलेक्ट करना है तो हमें उसके लिए फ्लैग को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें कलर को सिलेक्ट करने के लिए फ्लैग पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। ठीक है, हम इंडिपेंडेंटली भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें फ्लैग को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हमें कलर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली भी फ्लैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी 2 एक्शन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो x एंड y, अगर हम एक्शन को एक साथ डन कर सकते हैं तो उनको हम कर सकते हैं x प्लस वाई वेज से। काउंटिंग का सेकंड फंडामेंटल करते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टेटमेंट है यहाँ पे, इफ वन एक्शन कैन बी डन इन x डिफरेंट वेज एंड
Another action can be done in y different ways independent of first one, then both the action together can be done in x into y ways. यानी कि एक एक्शन अगर x डिफरेंट वेज से डन हो रहा है और कोई दूसरा एक्शन वो y डिफरेंट वेज से डन हो रहा है तो और डिपेंडेंट है फर्स्ट वन, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो दोनों एक्शन एक साथ डन होंगे x इंटू वाई वेज में। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि सिटी ए टू सिटी बी 3 डिफरेंट रूट, यानी कि सिटी ए से सिटी बी तक जाने के 3 डिफरेंट रूट्स हैं और सिटी बी से सिटी सी तक जाने के 2 डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें सिटी ए से सिटी सी तक जाना हो तो कितने डिफरेंट वेज होंगे। तो हमें पता है कि अगर एक एक्शन x डिफरेंट वेज से डन हो रहा है और दूसरा एक्शन y डिफरेंट वेज से डन हो रहा है, तो जब दोनों एक्शन एक साथ डन होंगे तो वो होंगे x इंटू वाई वेज में, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज है या टोटल नंबर ऑफ रूट्स हैं वो होंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 वेज, यानी कि सिटी ए से सिटी सी तक जाने के जो वेज हैं वो 6 हैं। जैसा कि नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हो सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी है हमारे पास। ठीक है, सिटी ए से बी तक जाने के 3 डिफरेंट रूट है, 1 रूट, 2 रूट एंड 3rd रूट। ठीक है, ऐसे बी से सी तक जाने के हमारे पास 2 रूट है, फर्स्ट रूट है और सेकेंड रूट है। ठीक है, तो अगर हमें सिटी ए से सिटी सी तक जाना हो तो हमारे पास डिफरेंट रूट्स होंगे, या तो हम 1 to 1 रूट जाएंगे कि ए से बी फिर बी से सी, ठीक है, या फिर ए से बी और बी से सी, 2 to 2 रूट भी जा सकते हैं। तो हम जाएंगे 1 रूट to 1 रूट, यानी कि ए से बी और बी से सी। ठीक है, ऐसी है तो ए से बी और बी से सी, ठीक है, या फिर ए से बी और बी से सी। ठीक है, स्ट्रेट भी जा सकते हैं या फिर ए से बी और बी से सी, यानी कि 1 रूट और 1 रूट, यहाँ पर दूसरा 1 रूट और सेकेंड रूट, फिर है सेकेंड रूट और 1 रूट और सेकेंड रूट टू सेकेंड रूट, 3rd रूट और फर्स्ट रूट, या फिर 3rd रूट और सेकेंड रूट। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिटी ए टू सिटी सी तक जाने के हमारे पास 6 डिफरेंट रूट्स या 6 डिफरेंट वेज हैं। तो इस तरह से हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल का यूज करते हैं बिना काउंटिंग के रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर तो 3 रूट थे, इसलिए हमें यहाँ पर जो काउंटिंग है वो करनी आसान थी, लेकिन अगर यहाँ पे 10 रूट हो या 15 रूट हो तो हमारे लिए काउंटिंग करनी टिपिकल हो जाएगी। इसलिए अगर हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो इससे जो हमारे क्वेश्चन है वो ईजी हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट एक्शन 3 डिफरेंट वेज में हो रहा है और सेकेंड एक्शन 2 डिफरेंट वेज में हो रहा है, तो बहुत एक्शन एक साथ होंगे 3 इंटू 2 वेज में, यानी कि 6 वेज में। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये ना केवल 2 एक्शंस पर एप्लीकेबल होती है, ये 2 से ज़्यादा एक्शंस पर भी एप्लीकेबल होती है, 3 एक्शंस पे, 4 एक्शंस पे, 5 एक्शन पे। अगर 3 एक्शंस हो हमारे पास तो हम करेंगे x इंटू वाई इंटू जेड, और अगर 4 एक्शंस होंगे तो उन 4 एक्शंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। अब हम फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में समझते हैं जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होते हैं। फैक्टोरियल की स्टेटमेंट है यहाँ पे, factorial n or n factorial is defined as the product of first n natural numbers. It is denoted by n factorial. यानी कि जो फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल को पहले नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है यहाँ पे, इसको हम डिनोट करते हैं इससे n फैक्टोरियल, या फिर द फैक्टोरियल फंक्शन सिंबल factorial says to multiply all whole numbers from our chosen number down to 1। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन इंटू n तक। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि n फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर है 1 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू
अब 1 इंटू 2 क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3, अब 2 फैक्टोरियल क्या है 2, 2 इंटू 3 6, ठीक है। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अब 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4, 3 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है 6, और 3 फैक्टोरियल इंटू 4 यानी कि 6 इंटू 4 24, ठीक है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5, 4 फैक्टोरियल हमें पता है 24, तो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120, ठीक है। यानी कि 5 फैक्टोरियल हुआ 120, 4 फैक्टोरियल हुआ 24, 3 फैक्टोरियल है 6, 2 फैक्टोरियल है 2 और 1 फैक्टोरियल है 1, ठीक है। ऐसे ही आगे के 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ऐसे ही एक एक्सेप्शनल केस है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल को हम हमेशा 1 लेते हैं, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल होता है 1। ऐसे ही n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, यानी कि अगर हमें n फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो n में से 1 माइनस करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें n फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि 7 फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है, तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैसे 7 फैक्टोरियल यानी कि n है यहाँ पर 7, तो 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल इंटू n है यहाँ पर 7, तो 6 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है 720, 720 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5040, ठीक है। ऐसे ही 8 फैक्टोरियल को अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 8 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल यानी कि n है यहाँ पर 8 और 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल इंटू n है यहाँ पर 8, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 8 7 फैक्टोरियल 5040 मल्टीप्लाई 8, तो ये आया 40320, ये ऐसे ही चलते रहेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो फैक्टोरियल है वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n को, तो आप जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है उन्हें इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो अगर आपको याद हो 10 फैक्टोरियल तक अच्छे से, तो 1 से 10 फैक्टोरियल तक अपनी शीट पर लिख लीजिए, तो श्योर है कि ये आपको लर्न हो जाएंगे, और जब भी आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन करने और भी इजी हो जाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए अब हम जानते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे परमुटेशन यानी कि इट इज अरेंजमेंट विच कैन बी डन यूजिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि परमुटेशन एक अरेंजमेंट है जो हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स या सभी ऑब्जेक्ट्स का अगर हम यूज करें और उससे वो अरेंजमेंट डन हो जाए, ठीक है, तो ये होता है परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C taken 2 at a time are AB, BC, CA, AB, CB and are AB, BC, CA, BA, CB and AC। यानी कि सपोज कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ परमुटेशन है, उनमें से 2 हमने एट अ टाइम ले लिए, या AB ले लिया या BC ले लिया या CB ले लिया। यानी कि यहाँ पर जो AB है वो 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 एट ए टाइम लिया हमने, ठीक है। BC भी 2 ऑब्जेक्ट है, CB भी 2 ऑब्जेक्ट है, BA भी 2 ऑब्जेक्ट है, CB भी और AC भी यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये सभी एक साथ जो नंबर ऑफ परमुटेशन पॉसिबल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे वो होंगे 6, यानी कि number of permutation of 3 objects ABC taken 2 at a time is equal to 6, AB, BC, CA, BA, CB and AC। यानी कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, पर्सन्स हो सकते हैं कि 3 पर्सन्स है, 4 पर्सन्स है,
या कोई बुक हो सकती है, 3 बुक, 2 बुक, कोई लेटर्स हो सकते हैं जैसे यहाँ पर था ABC, ठीक है, कोई नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग, ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है। कॉम्बिनेशन इट इज ग्रुपिंग और सिलेक्शन विच कैन बी डन यूजिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। यह एक ग्रुपिंग यानी कि समूहीकरण और सिलेक्शन है जो हमें दिया हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से कुछ और सभी का यूज करके हम ग्रुपिंग या सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ABC टेकन 2 एट अ टाइम आर AB, BC एंड CA। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ABC और 2 एट अ टाइम है और हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? 3, AB, BC एंड CA, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ABC टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू 3 AB, BC एंड CA। तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन है, A एंड B, B एंड C और C एंड A। याद रहे कि हम जो कॉम्बिनेशन है उसमें BA, CB और AC को दूसरे कॉम्बिनेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ एक ग्रुप है या एक सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर AB और BA का मतलब सेम है कि AB और BA यहाँ पर एक ही है, अलग अलग नहीं है। परमुटेशन में AB और BA जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर AB और BA एक ही है, ठीक है। यानी कि AB और BA सेम कॉम्बिनेशन है, BC और CB भी सेम कॉम्बिनेशन है और CA और AC भी सेम कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम इनको एक कॉम्बिनेशन लेंगे, हम इन्हें डिफरेंट कॉम्बिनेशन की तरह नहीं लेंगे। लेकिन परमुटेशन के केस में AB और BA 2 डिफरेंट परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में AB और BA एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही BC और CB यहाँ पर 2 परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में BC और CB एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही CA और AC यहाँ पर 2 परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में CA और AC एक कॉम्बिनेशन है। तो क्लियर है यहाँ पर कि जो AB और BA है ये 2 परमुटेशन है और जबकि ये एक कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि जो परमुटेशन है उसमें सीक्वेंस और ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन के केस में और सीक्वेंस और ऑर्डर इम्पोर्टेंट है परमुटेशन के केस में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कि परमुटेशन सीक्वेंस को फॉलो करता है और जो कॉम्बिनेशन में उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 40 प्लेयर हैं और हमें उसमें से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अब 40 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना या उन 11 की सिलेक्शन करना ये तो हुआ कॉम्बिनेशन, लेकिन परमुटेशन के केस में जो बैटिंग ऑर्डर है जो मैच खेलेंगे वह ऑर्डर परमुटेशन के बीच में आएगा। जैसे कि प्लेयर A पहले आएगा या प्लेयर B पहले आएगा, ये दोनों डिफरेंट केस हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लेयर A पहले आएगा तो फर्स्ट प्लेयर A और सेकंड प्लेयर होगा B, ठीक है। लेकिन अगर B पहले आएगा तो फर्स्ट प्लेयर होगा B और सेकंड प्लेयर होगा A। तो क्लियर है कि यहाँ पर AB यानी कि अगर फर्स्ट A आया और सेकंड B आया तो AB ये अलग परमुटेशन है, और अगर B पहले आया और A बाद में आएगा तो ये अलग परमुटेशन है। तो क्लियर है कि यहाँ पर AB और B ये 2 डिफरेंट केस है और ये परमुटेशन का केस है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि A पहले आएगा या B पहले आएगा। तो ये परमुटेशन का केस है। तो यहाँ पर क्लियर है कि डिसाइड द बैटिंग ऑर्डर ये परमुटेशन का केस है, लेकिन 40 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना ये कॉम्बिनेशन का केस है। तो सीक्वेंस और ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमुटेशन के केस में।
जबकि कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस और ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कॉम्बिनेशन में जो सीक्वेंस और ऑर्डर है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक ये मेजर डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। तो यानी कि जो परमुटेशन है वो है अरेंजमेंट और जो कॉम्बिनेशन है वो है सिलेक्शन। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। परमुटेशन के केस में द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन एज NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन r एट अ टाइम है, तो हम नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड नंबर ऑफ परमुटेशन को हम डिनोट करते हैं NPR। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। हमारे पास एग्जांपल था कि 3 ऑब्जेक्ट है A B C और 2 एट अ टाइम है। अगर हम इसे फॉर्मूला की हेल्प से करें तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 3 और r है यहाँ पर 2, तो 3p2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कि हमें पता है 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन आए 6। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है यहाँ पर 6। तो इस तरह से फॉर्मूला की हेल्प से एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसे ही कॉम्बिनेशन के केस में number of combination of n different objects taken r at a time is given as NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial। ठीक है, तो हमारे पास n different objects हैं और taken r at a time है, तो n factorial divided by n minus r factorial into r factorial। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C टेकन 2 एट अ टाइम है, तो अगर हम इसे फॉर्मूला की हेल्प से करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 3 और R है यहाँ पर टेकन R एट अ टाइम यानी कि 2 एट अ टाइम। तो 3C2 इज इक्वल टू n 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n 3 R है 2 और यहाँ पर भी r 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, 3 माइनस 2 1 और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो ये आएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 3 AB BC एंड CA। तो क्लियर है यहाँ पर कि BA CB एंड AC कॉम्बिनेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सेम कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ परमुटेशन और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो NCR है वो है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल ये NPR है, यानी कि ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो हम समझ सकते हैं कि NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। तो क्लियर है कि परमुटेशन है अरेंजमेंट ऑफ सम और ऑल ऑफ गिवन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कॉम्बिनेशन है ग्रुपिंग और सिलेक्शन सम और ऑल ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। और परमुटेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और परमुटेशन फिर से अरेंजमेंट है और जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्शन और ग्रुपिंग है। ठीक है, हम परमुटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं NPR n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और
कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल की हेल्प से। n होता है नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स और r होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम। और याद रहे कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ लेटर या फिर डिजिट्स, नंबर्स, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम गिवन एज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज व्हेन अ नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम 3 प्राइजेस को 4 बॉयज में कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि एक भी बॉय जो है वो उसको एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिले। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट या सीक्वेंस या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 बॉयज है। सपोज कि हमारे पास बॉयज हैं A, B, C एंड D। ठीक है, और इनमें 3 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज कि ये प्राइजेस हैं 1, 2 एंड 3। इन 3 प्राइजेस को हमने इन 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इन 3 प्राइजेस को 4 बॉयज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है हमें दी हुई, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, यानी कि 3 प्राइजेस हैं हमारे पास और 4 पर्सन्स हैं जिनमें प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर यहाँ पे सपोज की फर्स्ट पोजीशन A ने ली है और सेकंड पोजीशन B ने ली है और थर्ड पोजीशन C ने ली है, ये तो एक वे हुआ जो हमने प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसे ही सपोज कि जो फर्स्ट पोजीशन थी वो B ने ली है और जो सेकंड पोजीशन है वो A ने ली है और जो थर्ड पोजीशन है वो C ने ली है। ठीक है, ये सेकंड वे है प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर B है और सेकंड पोजीशन पर A है। और फर्स्ट केस में फर्स्ट पोजीशन पर A था और सेकंड पोजीशन पर B था। बाकी जो रिमेनिंग पर्सन है वो एज इट इज है, ऐसे ही है, सेम रिमेनिंग सेम ही है। ठीक है, तो उस यानी कि यहाँ पर जो पर्सन्स की पोजीशन है वो इंटरचेंज हो रही है। तो ये एक डिफरेंट वे है क्वेश्चन को करने का, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की जो पोजीशंस है वो बदली है। क्लियर है कि क्वेश्चन में यहाँ पर जो पर्सन्स की पोजीशंस है या जो पर्सन्स का ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है ये अरेंजमेंट बेस्ड है, ये परमुटेशन बेस्ड है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन गिवन एज n फैक्टोरियल गिवन एज npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स और r है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन टेकन एट अ टाइम। तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास n है 4 बॉयज और r है 3, क्योंकि हमें 4 बॉयज को 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 4p3 इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और r है जो प्राइज उनको दिए गए हैं। ठीक है, तो 4p3 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हमें पता क्या होता है 24। तो यानी कि 4 बॉयज में हम 3 प्राइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम 24 वेज से प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन 4 पर्सन्स में। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया फॉर्मूले को अप्लाई करके। हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि अगर एक एक्शन x वेज में डन हो रहा है और दूसरा एक्शन y वेज में डन हो रहा है, और अगर हम उन दोनों एक्शंस को एक साथ डन करें तो वो होगा x इंटू वाई वेज में, यानी कि वन एक्शन कैन बी डन इन x वेज एंड अदर एक्शन कैन बी डन इन y वेज, देन बोथ द एक्शन कैन बी डन
इन x इंटू वाई पे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास 4 पर्सन्स हैं, ठीक है, और 3 पोजीशंस हैं उनके लिए, 3 प्राइजेस हैं हमारे पास। तो अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन पे ए भी आ सकता है ना, फर्स्ट पोजीशन पे बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है और डी भी आ, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर चारों पर्सन्स आ सकते हैं। हमें नहीं मेंशन कि फर्स्ट पोजीशन ए को ही ऑक्यूपाइड की गई है या बी को ही ऑक्यूपाइड किया गया है, सी को या डी को, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन को इन चारों में से कोई एक ऑक्यूपाइड करेगा और सपोज की फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पर जो है फर्स्ट पोजीशन को 4 पर्सन्स ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाइड हो रही है 4 पर्सन्स के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड पोजीशन है, अब तो फर्स्ट पोजीशन पे 4 पर्सन्स हैं जो इनमें से एक जो है जो फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर जो बी है इसने फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाइड किया। अब जो सेकंड पोजीशन है उसके लिए जो रिमेनिंग पर्सन्स हैं हमारे पास वो है 3 पर्सन्स, यानी कि जो सेकंड पोजीशन है उसके लिए हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो 3 है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास 3 पर्सन्स है जिनमें प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सपोज कि ए ने ली है सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड पोजीशन है उसके लिए 2 ही चॉइसेस हैं। तो सपोज कि थर्ड पोजीशन पर 2 चॉइसेस हैं हमारे पास, तो थर्ड पोजीशन के लिए 2 पर्सन्स अवेलेबल हैं। रिमेनिंग है जो से सपोज कि डी ने ली है हमारे पास थर्ड पोजीशन, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब हमें पता है कि फर्स्ट एक्शन जो है वो 4 वेज से हो रहा है और जो सेकंड एक्शन है वो 3 वेज से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 एक्शंस है, 2 से ज्यादा एक्शंस है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर है। 4 इंटू 3 इंटू 2 हमें पता है 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि फॉर्मूले की हेल्प से और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से जो आंसर आया हमारे पास सेम आया। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जो परमुटेशन के क्वेश्चन है वो कंडीशनल बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। और जो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व नहीं भी होता, ठीक है। तो वो कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व होते हैं, तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 24। तो ये हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया परमुटेशन से रिलेटेड, ठीक है, जिसका हमने फॉर्मूले की हेल्प से किया और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से उसके आंसर को हमने फाइंड आउट किया। सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन में 4 बॉयज है, 4 ही प्राइजेस है, तो हम कितने वेज में 4 प्राइजेस को 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि एक भी बॉयज को एक से ज्यादा प्राइज नहीं दिया गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स भी 4 है और जो पोजीशंस हैं वो भी 4 हैं, ठीक है। यानी कि पर्सन्स ए बी सी एंड डी और पोजीशंस भी हमारे पास यहाँ पर 4 हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन 4 पर्सन टेकन 4 एट अ टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से करें तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n है यहाँ पर 4 और जो r है वो भी है 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 4। तो NPR हुआ यहाँ पे 4P4, ठीक है। अब 4P4 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो 4 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है 24। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास n भी 4 है और r भी 4 है, यानी कि n इज इक्वल टू है r के, तो जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा n फैक्टोरियल। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में n और r इक्वल हो तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा n फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखो कि जब n इज इक्वल टू r हो तो हमारे पास आंसर होगा n फैक्टोरियल। तो अगर हम इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करें तो फर्स्ट पोजीशन पर 4 पर्सन्स है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाइड करने वाले 4 पर्सन्स हैं, ए भी ऑक्यूपाइड कर सकता है, बी भी, सी भी, डी भी। सपोज बी ने करी है तो सेकंड पोजीशन पर हमारे पास है 3 पर्सन्स, 3 चॉइसेस हैं।
सपोज ए ने हमारे पास सेकंड पोजीशन को ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है। थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास अब 2 पर्सन्स है, तो यहाँ पर 2 और लास्ट में 1। सी ने थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाइड की है और डी लास्ट पोजीशन के लिए रह गया। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की इसको हेल्प से करें तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो आप चाहो तो फॉर्मूले की हेल्प से और चाहो तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से जिससे भी चाहो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट मॉडल का सेकेंड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड वुमेन। वुमेन वर्ड के लेटर का यूज करके हम कितने डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट वर्ड्स हैं, W O M E N, ठीक है। 5 डिफरेंट वर्ड्स है वुमेन, और हमने इस वर्ड का यूज करके ये बताना है कि हम कितने वर्ड्स इन लेटर से बना सकते हैं। पहली बात तो कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो जो भी इनमें लेटर्स होंगे वो हम वन टाइम ही यूज करेंगे, किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। जो भी लेटर होगा वो एक ही बार यूज होगा। तो अगर हम वर्ड को फॉर्म करें तो हमारे पास यहाँ पर 5 लेटर्स है, W O M E N, 1 2 3 4, 5 लेटर है और इनकी 5 ही पोजीशंस हैं। अगर हम इन लेटर्स को अरेंज करेंगे तो ही हमें वेरियस वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अब फिर से ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यहाँ पर पोजीशंस चेंज होंगी तो जो भी वर्ड होगा वो भी चेंज होगा। तो ये एक परमुटेशन है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर जो है हमारे पास 5 और आ रहा है यहाँ पर ये भी है 5, क्योंकि 5 वर्ड्स है और हमें इन 5 को ही अरेंज करना है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि NPR इज इक्वल टू 5P5, क्योंकि N भी यहाँ पर 5 है और R भी यहाँ पर 5 है, तो 5P5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि NPR अगर N इक्वल है R के तो ये इक्वल होता है N फैक्टोरियल के। तो N है यहाँ पर 5, तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है 120, यानी कि इस वर्ड के लेटर से हम 120 वर्ड्स और फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से किया, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। इस केस में N और R इक्वल थे, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आंसर आया वो आया N फैक्टोरियल। अगर हम इसको विदाउट फॉर्मूले की हेल्प से करें, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करें, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अब फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 चॉइसेस है, ठीक है, क्योंकि W भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, O भी, M भी, E भी और N भी। तो यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा या जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो इन 5 द्वारा ऑक्यूपाइड की जाएगी, ठीक है। अब एक लेटर को हम एक बार ही यूज करने वाले हैं, यानी कि वो रिपीट नहीं होगा। तो सपोज की O ने फर्स्ट पोजीशन ली है, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन के लिए 4 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर 4, सपोज की M ने सेकंड पोजीशन ली है, और थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, सपोज की E ने थर्ड पोजीशन ली है, और फोर्थ पोजीशन के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है कि W ने फोर्थ पोजीशन ली है, और लास्ट पोजीशन के लिए हमारे पास, फिफ्थ पोजीशन के लिए हमारे पास 1 चॉइसेस है, तो N ने जो है वो लास्ट पोजीशन ली है। तो अगर हम इसको प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएं तो यहाँ पर ये हुआ 5 फैक्टोरियल, और फिर से 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो हमने दोनों मेथड से किया, इसको फॉर्मूले की हेल्प से भी किया और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही आया। ऐसे ही सपोज अभी तो 5 लेटर वर्ड था हमारे पास, ऐसे ही सपोज कि हमारे पास 6 लेटर वर्ड हो, सपोज कि हमारे पास वर्ड है बैंकर, ठीक है। इस वर्ड के लेटर से हम कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। तो 6 लेटर है तो हमारे पास 6 पोजीशंस होंगी, ठीक है। और डायरेक्टली अगर हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से करें
तो n भी हमारे पास 6 है और r भी हमारे पास 6 है, यानी कि n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू r, तो यानी कि ये होगा n फैक्टोरियल। तो यानी कि 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। तो सिंपली हमें जो भी लेटर हमें दिए हुए हो, कोई वर्ड अगर हमें दिया हुआ है उसमें जो भी लेटर हमें दिए हमने उन्हें काउंट करना है और उन्हें उस पोजीशंस पर अरेंज करके और जो फाइनल आंसर है उसे फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ अगर 5 वर्ड्स है तो 5 फैक्टोरियल, 6 वर्ड्स है तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे 7 वर्ड्स होंगे तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट मॉडल का थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 आउट ऑफ 9 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास यहाँ पर हमें डिफरेंट नंबर फॉर्म करने हैं, हमें 9 डिजिट दिए हुए हैं जिसमें से हमें 5 डिजिट नंबर यहाँ पर फॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि जो नंबर यूज हो रहे हैं वो 5 आउट ऑफ 9 हो रहे हैं, यानी कि 9 डिजिट में से हमें 5 यूज करके 5 डिजिट नंबर परफॉर्म करने हैं यहाँ पर। और हमें बताना है कि हम कितने 5 डिजिट जो डिफरेंट नंबर है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब जो हमारे पास पोजीशंस हैं वो है 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 आउट ऑफ 9 डिजिट फॉर्म करने हैं तो हमारे पास 9 नंबर्स अवेलेबल है और उसमें से हमें पोजीशंस हमें दी हुई है। इस तरह क्वेश्चन में भी याद रहे कि चाहे हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और चाहे हमें 4 डिजिट चाहे 3 डिजिट नंबर अगर हमें फॉर्म करना है तो हम कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 5 पोजीशंस है और 9 नंबर हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम इसमें भी सपोज कि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, और अगर हम इसकी पोजीशनिंग चेंज करें 3 4 को 4 3 करें तो हमारे पास एक नया नंबर बन जाएगा, ठीक है। नया नंबर बनेगा, एक डिफरेंट नंबर बनेगा, यानी कि हमारे पास जो ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। अब फिर से अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो परमुटेशन का क्वेश्चन है तो क्लियर है कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n हमें नंबर ऑफ डिजिट ये है 9, ठीक है, और r है हमारे पास जो इसमें से टेकन r एट अ टाइम, यानी कि टेकन 5 एट अ टाइम है तो r है हमारे पास यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करते हैं, n 9 p r है यहाँ पर 5, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 15,120, यानी कि हम 9 डिजिट का यूज करके जो 5 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे वो होंगे 15,120, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से किया। अगर इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करें तो अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हम 9 वे से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 9 डिजिट अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी एक डिजिट आ सकता है, तो हम इसको 9 वे से फिल कर सकते हैं, इसको 8 वे से फिल कर सकते हैं क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसको 7 वे से, इसको 6 वे से, इसको 5 वे से। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो फिर से यही है, तो इसका आंसर होगा 15,120 अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें। तो देखा कि अगर हमने इसको फॉर्मूले की हेल्प से किया, एप्लीकेशन की हेल्प से किया तो भी हमारे पास आंसर आया वो 15,120, और हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से किया तो भी आंसर आया 15,120। तो आप दोनों की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हो और आपके पास जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। तो चाहे तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, तो सपोज कि अगर हमने यहाँ पे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने थे, ठीक है, 4 आउट ऑफ 9 डिजिट है यहाँ पर, तो हमारे पास 4 पोजीशंस हैं, तो 9 इंटू हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 9p4, क्योंकि 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 9p4 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर हो, ऐसे ही 2 डिजिट या 7 डिजिट 8 डिजिट कोई भी नंबर फॉर्म करना हो तो हम यहाँ पर फॉर्म
कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमें डिजिट दिया हो और उनसे जो नंबर है वो फॉर्म करने हैं। तो हमें पता था यहाँ पे कि अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n यहाँ पर नंबर ऑफ पर्संस, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स था 4 बॉयज थे और प्राइजेस थे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स था, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स था जो लेटर ऑफ वर्ड्स थे, ठीक है। वुमेन वर्ड था या बैंकर वर्ड था या कोई वॉच वर्ड है, कुछ भी है, वो हमारे पास वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट है, जो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन्स, डिजिट, नंबर, लेटर, कुछ भी हमारे पास वो कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, तो जो हमारे पास परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहे। तो चाहे उसको हम प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करें और चाहे जो एप्लीकेशन या जो फॉर्मूला है हमारे पास उसकी हेल्प से करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही रहे। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.